यस, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन फ्रेंड्स। सो आज आपका पहला दिन है ऑफ सेंचुरी सीरीज। सेंचुरी सीरीज बहुत ही महत्व है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिलीव मी, इट विल बी डूइंग द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन। हम बहुत ही बेहतरीन लेवल पर सेंचुरी सीरीज पर हम बात करने वाले हैं। गाइस, कल हमने सेटिंग अप का अमेंडमेंट लेक्चर लिया है। आई होप आपने उसको बहुत ही सही ढंग से अटेंड किया है। देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, सेटिंग आपने अपने रेगुलर बैच कर लिया है, सेटिंग आपने अपने अमेंडमेंट्स कर लिया है। मैंने आपको बोला सेटिंग आपका मैराथन पार्ट वाइज, पार्ट ए बी सी, ये पार्ट वाइज यूट्यूब पे ऑलरेडी है। अब सेंचुरी सीरीज के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेंचुरी सीरीज 7 डेज की सीरीज है जिसमें हम एक एक रन जमा करेंगे और एक एक कंसेप्ट वाइज छोटे 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 बहुत सारे कंसेप्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। बिलीव मी, मैं चाहूंगा कि आप लोग स्टार्ट करने से पहले आपके बुक में रन 1 रन 2 और उसके आगे हमने कौन सा कंसेप्ट किया है ऐसा कॉलम आप क्रिएट करते रहना। देखना, हम सेंचुरी मतलब 100 तो मारना ही है। इनफैक्ट हो सकता है 150 180 रन 200 रन हम मारे। और सेटिंग आपके क्रक्स कंसेप्ट का हम एक एक रन के तहत, एक एक रन एक्चुअली वो एक मार्क नहीं है, वो एक रन इक्वल टू 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरी बात मानना, सेंचुरी सीरीज में आप 7 दिन में मुझसे जुड़ो। बिलीव मी, it would be fantastic way of doing lot of concepts and completing the lot of concepts. Are you understanding this? Are you listening to me? Yes guys, तो are you excited for this century series? भरोसा मानना, हम क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस पूरे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 100 रन नहीं हमारा काम है, सेंचुरी तो करना ही, उसके आगे करना है। मेरी उम्मीद है 150 180 रन्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद हम कर पाए। छोटे छोटे रन्स, बूंद बूंद से घट भरेगा, भरोसा मानो। इस तरीके से आपका सेटिंग अप आगे डेवलप हो सकता है। जब मैं एज अ स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज लाइक अ स्टूडेंट, करेक्ट है तो राइट, यस, तो मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे छोटे 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 टिक लिस्ट करता था, चेक लिस्ट। ये आता है मुझे, ये छोटा कंसेप्ट आता है। मैं चैप्टर को टिक लिस्ट नहीं करता था, चेक लिस्ट नहीं करता था, चैप्टर को मैं डिवाइड करता था और पार्ट्स में और पढ़ता था। बिलीव मी, आप एक एक रन और एक एक कंसेप्ट को धुरंधर वे में परफॉर्म करना, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर ये कंप्लीट फिर हो सकता है, मजा आएगा, बहुत ही फंटास्टिक है। यस ख्याति, इट इज मॉर्निंग 11:30 to 1:30 एवरी डे, 2 आवर्स टिल 7 डेज। हम बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। यस, तो शुड वी स्टार्ट विद द सेम? यस फरीद, मैं काम करता हूं, मैराथन के लिंक्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पार्ट एबीसी का। ओके, यस, मैराथन ये रेकमेंड रहेगा, आफ्टर सेंचुरी सीरीज आप वॉच करो। मैराथन यू नीड नॉट वॉच अर्लियर, यू कैन वॉच एट द एंड, बट देखना जरूरी है। मतलब ये टारगेट रखो कि नवंबर के अंदर आपका कहीं ना कहीं मैराथन वॉचिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। वेरी वेरी क्लियर। यस, तो शुड बी स्टार्ट? आर यू कनेक्टेड? आगे बढ़े। अमेंडमेंट्स पढ़ लिया आप लोगों ने? अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया आपने? हाँ या ना? बताइए बताइए कमेंट सेक्शन में। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस गाइस, तो मैं ये सेंचुरी सीरीज जो है ना, चैप्टर वाइज जाऊंगा, उस चैप्टर में से एक एक रन जमा करेंगे, ठीक है ना बात, और ऐसे करते करते जाएंगे, तब जाकर आपका पोर्शन होगा। वेरी वेरी क्लियर। ओके, यू गाइस आर रेडी, नाउ लेट अस स्टार्ट। सो अब रन नंबर 1, बॉल नंबर 1, रन नंबर 1, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट अ स्टार्टअप? स्टार्टअप के लिए आपको क्या बेसिक क्राइटेरिया पूरा करना है? सिंपल बात है, पहला क्राइटेरिया कि कंपनी को 10 इयर्स नहीं हुआ अभी, कंपनी पुरानी नहीं है, 50 साल पुरानी नहीं है, कंपनी को अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, कंपनी इज बेसिकली लाइक मैक्सिमम अप टू 10 इयर्स। ये हो गया आपका पहला क्राइटेरिया। दूसरा, उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है।
तीसरी क्राइटेरिया वो समझना है आपको कि या तो वो पार्टनरशिप फॉर्म है, या वो एलएलपी है, या प्राइवेट कंपनी है, यही स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होंगे। और वो जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप और एलएलपी, ये बेसिकली करता क्या है? ये बेसिकली इंप्रूवमेंट ला रहा है, ये डेवलपमेंट ला रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? इनोवेशन ला रहा है, प्रोडक्ट इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, जिससे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और बहुत सारी चीजें होगी। तो गाइस, द बेस्ट एग्जांपल लाइक ओला उबेर, आज ओला उबेर ने इनोवेशन लाया और बहुत सारे कैब ड्राइवर्स को जॉब मिला है और कंज्यूमर्स को सर्विसेज मिली है। जोमैटो ने बहुत सारे लोगों को जॉब दिया है, आज बहुत सारे डिलीवरी बॉयज काम पे लगे हैं, वो रेस्टोरेंट से फूड उठाते हैं और आपके घर पर लाकर एकदम अच्छे वे से डिलीवर करते हैं, आपको घर बैठे बैठे आपको फूड मिल रहा है। तो यार यहां पर ये इनोवेशन इंप्रूवमेंट लाया अपने सर्विसेज में और उसके आगे बढ़ेंगे। वेरी क्लियर गाइस। तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ध्यान देना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक स्टार्टअप के लिए? सबसे पहले कंपनी को 10 साल अभी तक नहीं हुए हैं, कंपनी प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड नहीं, या एलएलपी है। देखो, कंपनी और एलएलपी तो रजिस्टर्ड ही होता है, कंपनी और एलएलपी तो रजिस्टर्ड ही होते हैं, करेक्ट है बात। उसके बाद में इनका टर्नओवर, बिजनेस सेल्स आर नॉट मोर देन 100 करोड़, एंड उसके बाद ये लाते हैं इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, किस चीज में इनोवेशन, किस चीज में डेवलपमेंट, किस चीज में इंप्रूवमेंट? दे आर गेटिंग दिस इनटू प्रोडक्ट, इनटू सर्विस, इनटू एनी प्रोसेस। इससे क्या होगा गाइस? इससे इकोनॉमिक जनरेशन होगा और वेल्थ जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अब जाकर वो रिकॉग्नाइज हो सकते हैं एज अ स्टार्टअप। तो देयर आर 4 क्राइटेरियाज, yes or no? Correct guys? Yes, the topic is the startups and registration, chapter number 9। उसमें स्टार्टअप्स, किस, कौन लोग स्टार्टअप के लिए एलिजिबल है, कौन लोग स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, किन लोगों को स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा, दिस इज रन नंबर 1, दैट इज रन क्वेश्चन नंबर 1। गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइस, सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन कंपनी को 10 साल नहीं हुए हैं, जिस एंटिटी को 10 साल नहीं हुए हैं, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, जो बेसिकली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, या एलएलपी है, या कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और जो क्या काम करता है? इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, किस चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट? प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट है। एंड मेरी बात मानना, जिससे क्या होगा? बहुत सारा जॉब क्रिएशन होगा और वेल्थ क्रिएशन होगा। ये लोग होते हैं स्टार्टअप। बेस्ट एग्जांपल आई हैव गिवन यू, जोमैटो, ओला, उबेर, ये आप प्रैक्टिकली देख रहे हो। डंजू ऐप, यहाँ पे डंजू होता है कि भाई डाल दो ऐप में, मुझे यहाँ से यहाँ पार्सल उठा के लेकर आ जाओ। भाई बहुत सारे लोग को डंजू ऐप पर भी वो जॉब मिला है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हो गए हैं। डोंट यू थिंक सो? यस और नो? यस और नो गाइस? तो गाइस ये देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, टेन्योर कितने साल हो गए अभी तक? 10 साल ही हुए अभी तक, अप टू 10 इयर्स। वो 10 साल तक जब बना, वहां से 10 साल तक दे कैन एंजॉय द स्टार्टअप फीलिंग एंड द स्टार्टअप रिकॉग्निशन। टर्नओवर अभी तक एक्सीड नहीं हुआ 100 करोड़। ओके, उसके बाद में एंटिटी, इट मे बी अ प्राइवेट कंपनी, एलएलपी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, क्या कर रहे हैं? इनोवेशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, किसमें? प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन। तो गाइस, ये हो गया आपका रन नंबर 1। ऐसे बहुत सारे फटाफट हमें पढ़ना है, आप मेरे साथ ये लिख रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं लिखना मतलब ये एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप्स, राइट? दिस इज योर रन नंबर 1। बहुत सारे रन हम जमा करेंगे, ठीक है ना? हो सकता है जितनी ताकत उतने रन जमा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप्स, आर यू कनेक्टेड? प्लीज और एक बार बताओ आगे बढ़ने से पहले, आर यू गाइज लिसनिंग, कनेक्टेड? जल्दी बताइए।
जल्दी जल्दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप्स। जल्दी, कम ऑन गाइस। यस, अब आगे बढ़ेंगे। रन नंबर 2, अब आप एलिजिबल तो हो गए भाई, आपके पास क्लाइंट आया, वो क्लाइंट है प्राइवेट कंपनी, वो क्लाइंट ने अभी 2 साल पहले ही कंपनी बनाई है, उस क्लाइंट का टर्नओवर 20 करोड़ ही है और वो क्लाइंट इनोवेशन में इन्वॉल्व है। अब वो एलिजिबल तो हो गया, अब उसे रिकॉग्नाइज होना है। तो रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या करना होगा? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिकॉग्नाइज? एक स्टार्टअप का दर्जा मिलने के लिए, एक स्टार्टअप का थप्पा मिलने के लिए, एक स्टार्टअप का पोजीशन मिलने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस? ऑनलाइन अप्लाई करना होगा DPIIT। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको गवर्नमेंट को। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आपको आपका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होगा और आपको एक राइट ऑफ शॉर्ट नोट लिखना होगा कि किस चीज का आप इनोवेशन कर रहे हो, आप क्या काम करने जा रहे हो। तो आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस एक राइट अप कि व्हाट एग्जैक्टली, what type of innovation, development, improvement you are doing, whether you are doing in product, process, service or all of them, correct, वो लिखना होगा। अब वो जो DPIIT है, वो आपको और कोई जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, वो आपसे जानकारी डिटेल कॉल कर सकता है और उसे सही लगा वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा और गलत लगा तो रिजेक्ट करेगा। तो बेसिकली मेरी बात समझना कि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन के साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटैच करना है। उसके बाद आपको एक शॉर्ट नोट राइट अबाउट योर स्टार्टअप कि भाई ये है क्या एग्जैक्टली exactly। उसके बाद में आपको DPIIT अगर और जानकारी चाहिए वो बेसिकली आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा एंड उसके बाद, करेक्ट है, एंड उसके बाद मेरी बात मानना, ओके साउंड में इश्यू है, चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में DPIIT क्या करेगा? DPIIT बेसिकली मेरी बात मानना, ओके, वो आपको इंफॉर्मेशन कॉल करेगा और उसके बाद वो या तो रिकॉग्नाइज करेगा या आपको एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट मी चेक विद द साउंड, ओके, कोई दिक्कत नहीं, में लैग है, ओके, लेट मी चेक। जब तक ये देखो, यहां पर ये वेबसाइट है आपका, ओके, इस वेबसाइट पे अब आ रही है आवाज आप लोग को? अब आवाज क्लियर है? यहाँ पर ये वेबसाइट, अब आई गेस, आई थिंक सो, मैं YouTube पे चेक कर रहा हूँ, मुझे अभी आ रहा है साउंड, लेट मी नो। एनीवेज, दिस इज द वेबसाइट जहां पर आप जाइए और आपको हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज, हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज, क्लिक करो गेट रिकॉग्नाइज DPIIT, ठीक है बात, DPIIT पे क्लिक करना है और DPIIT आपको क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया उन्होंने, रिकॉग्नाइज होने का क्राइटेरिया दिया है, तो दिस इज द क्राइटेरिया एंड नाउ क्लिक हियर फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज होने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है along with certificate of incorporation and a write up about your innovation। और उसके बाद में DPIIT क्या करेगा? DPIIT डिसाइड करेगा कि भाई साहब यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, इधर दे विल एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। वेरी वेरी क्लियर। तो ये सेकेंड रन छोटा सा है कि हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज एज अ स्टार्टअप, ये आपको आ रहा है, यस और नो? चलो ठीक है, टेक्निकल कुछ इशू है, लेते हैं, चलते हैं, कहाँ जितना सॉर्ट आउट होता है, ट्राई, जस्ट होल्ड, मैं हेडफोन कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप जब तक ये देखिए।
ओके गाइस, अब समझ आ रहा है? हाय है ना, हाय है ना, हाय है ना। तो दिस वाज योर सेकंड रन। छोटे छोटे रन हम जमा करेंगे। पहला था व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप। वेरी वेरी क्लियर, फटाफट आगे बढ़ेंगे। हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप, ये हमने दूसरा रन जमा किया है। नाउ लेट अस जंप टुवर्ड्स। अब स्टार्टअप और स्वेट इक्विटी शेयर्स का क्या एक पैराग्राफ आपके बुक में डाला है। आपके मॉड्यूल में स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में एक जानकारी दी है। डू यू नो इट? डू यू नो द क्राइटेरिया अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स और स्टार्टअप्स? ये इनका क्या आया है? एक छोटा अमेंडमेंट पिछले साल आया था, 2020 का है, और इस बार उसको एक अलग पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया है। मेरा ये सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, जब एक स्टार्टअप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करता है, ना व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर, ये कंपनी लॉ में आपने पढ़ा, सेक्शन नंबर 54, करेक्ट है? देखो सेक्शन 53 ये बोलता है कि यू कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सेक्शन 54। यू कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सेक्शन 54, ये कंपनी लॉ में बोला है। करेक्ट है। तो यह देखो, ये कंपनीज एक्ट में मैं चला गया, ये सब अपने को टाइम नहीं डाल सकते, लेट अस प्रोसीड। तो ये देखो, मैं ये कंपनीज एक्ट बेयर एक्ट में आ गया हूं, और ऑब्वियसली कंपनी लॉ में आपने पढ़ा ही होगा। सेक्शन 53 बोलता है यू कैन नॉट prohibition on issue of shares at discount except section 54 sweat equity shares। तो मेरा ये सवाल है, कितने लोगों को मालूम है स्वेट इक्विटी शेयर का क्या पैराग्राफ आया है? यस। देखो अमेंडमेंट से पहले एक स्टार्टअप जो है, बेसिकली मेरी बात मानना, देखो यहां पर मैं दिखाता हूं, होल्ड करो, ये देखो। हाँ, अमेंडमेंट से पहले आप मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कितना इशू कर सकते थे? 50। जो भी आपका पेड अप कैपिटल है, कंपनी के अंदर शेयर्स है, उसका 50% स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते थे फर्स्ट 5 इयर्स तक। बट अब अमेंडमेंट के बाद 50% ही है, बट अब 5 इयर्स नहीं, आप ये 10 इयर्स तक इशू कर सकते। रिपीटिंग अगेन, अमेंडमेंट से पहले जो भी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, जो भी स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया गया, कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है? तो वो स्टार्टअप्स पहले 5 सालों में मैक्सिमम 50% ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते थे। अब वो 5 इयर्स को एक्सटेंड करके 10 इयर्स किया गया। कैसे किया गया? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल्स 2020 के तहत ये चेंज किया गया। तो पहले भी 50 था, अभी भी 50 है, बट पहले 5 सालों में ये क्राइटेरिया था, अब ये क्राइटेरिया 10 सालों के लिए है। दैट इज योर रन नंबर 3, issue of sweat equity shares by startup which are recognized startup may issue sweat equity shares not exceeding 50% of the paid up capital up to 5 years. Now it is may issue sweat equity share not exceeding 50% of paid up capital up to 10 years from the date of incorporation। और ये कहां दिया है? कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल्स 2020 में दिया गया है। तो दिस इज योर रन नंबर 3, एक बार देख लो, और होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया, बताइए। पहले 50% था, अभी भी 50 है, बट पहले 5 सालों के लिए क्राइटेरिया था 5 इयर्स, नाउ इट इज 10 इयर्स। और ये अमेंडमेंट कहां पर आया है? कंपनीज, किसके थ्रू आया? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल्स 2020। वेरी क्लियर, फंटास्टिक। तो 3 रन जमा हो गए। लेट अस फिल द रन शीट, और रन शीट में जाके लिखते हैं इशू ऑफ स्वेट
इक्विटी शेयर्स बाय स्टार्टअप। रन्स जमा हो रहे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। 3 रन जमा हो गए। पहला रन था कि क्या क्राइटेरिया है स्टार्टअप के लिए, दूसरा रन है कि कैसे रिकॉग्नाइज होंगे, तीसरा है भाई स्वेट इक्विटी शेयर का क्या है कहानी इन केस ऑफ स्टार्टअप। ओके, नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट टैक्स एग्जेम्पशन क्राइटेरिया 80 IAC सेक्शन। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 80 IAC आपने पढ़ा ही होगा, करेक्ट है बात। तो 80 IAC का फायदा लेने के लिए क्या कंडीशंस है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सी 80 IAC है क्या? 80 IAC है ये कि जो भी स्टार्टअप्स है, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है, जिन लोगों ने रिकॉग्नाइज हो गए हैं, उनको 3 इयर्स के लिए 100% टैक्स हॉलिडे मिलेगा। 1 रुपए टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत नेक काम कर रहे हो, आप इनोवेशन ला रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, हम तुम्हें 3 साल के लिए टैक्स बेनिफिट देंगे। इनकम टैक्स इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80 IAC of the Income Tax Act for any 3 consecutive years out of the 10 years. For any 3 consecutive years out of the 10 years. करेक्ट है। मेरा ये सवाल है, what are the criteria and conditions to claim 80 IAC? Any idea? Put in the comment section. वापस रिपीट कर रहा हूं, 80 IAC सेक्शन है क्या? जो भी स्टार्टअप्स है और रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है, उन लोगों को कोई भी 3 सालों में टैक्स हॉलिडे मिलेगा। जो फर्स्ट 10 इयर्स में से कोई भी कंटिन्यूस 3 सालों में टैक्स हॉलिडे मिलेगा, करेक्ट है बात। और उनको 1 रुपए इनकम टैक्स नहीं भरना है, उनको टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाएगा और डिडक्ट किया जाएगा, और जो भी वर्ड लगा लो, एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस, राइट। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू क्लेम द 80 IAC फॉर अ स्टार्टअप। क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना होगा, ये मेरा आप लोगों को सवाल है। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस एंड द क्राइटेरियाज टू क्लेम 80 IAC। यस, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। फरीन शेख बोल रहा है 4 क्राइटेरिया है। ख्याति बोल रही है इनकॉर्पोरेट आफ्टर 1 अप्रैल 2016। प्रतीक्षा बोल रही है शुड बी रिकॉग्नाइज। प्रतीक्षा बोल रही है यस। क्राइटेरिया नंबर 1, पहली बात वो रिकॉग्नाइज चाहिए। वो रिकॉग्नाइज था ना, ऊपर हमने डीपीआईटी को अप्लाई किया, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप चाहिए। दूसरी बात है वो या तो प्राइवेट कंपनी चाहिए या एलएलपी को ही ये बेनिफिट है। इधर इट इज प्राइवेट और एलएलपी, पार्टनरशिप को नहीं है। 80 IAC मिलेगा प्राइवेट कंपनी और एलएलपी। तो भाई साहब आपके क्लाइंट्स को प्रमोट करो, या तो प्राइवेट कंपनी बनाओ या एलएलपी बनाओ। तीसरा क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, उससे पुराना नहीं है, वो 2010 का 11 का नहीं है। जो नए स्टार्टअप्स है 2016 से जो आए, हमने मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप पॉलिसी लाया 2016 से, तो जो 2016 के बाद इनकॉर्पोरेटेड है उनको ही मिलेगा। और एक कंडीशन है, 80 IAC के लिए आपको फिर से अलग से एप्लीकेशन देना होगा। 80 IAC के लिए आपको फिर से अलग से एप्लीकेशन देना होगा और सर्टिफिकेट लाना होगा, तभी इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, रिकॉग्नाइज करवाना एक अलग काम है और 80 IAC के लिए अप्लाई करना एक अलग काम है। टू गेट रिकॉग्नाइज इज वन थिंग, टू गेट रिकॉग्नाइज इज वन थिंग, एंड अप्लाइंग फॉर 80 IAC, 80 IAC को अप्लाई करना एक अलग काम है। तो गाइस 4 बातें आपको याद रखनी है, मेरी बात मानना। पहली बात यह है वो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप चाहिए। दूसरी बात है या तो वो प्राइवेट हो या बेसिकली एलएलपी हो, तो ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात है वो स्टार्टअप 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब 16 ऑनवर्ड्स। और चौथी बात है उन्होंने 80 IAC का सर्टिफिकेट लिया है। आपको अलग से 80 IAC के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड, विल गो टू द वेबसाइट एंड अंडरस्टैंड हियर वेरी वेरी क्लियर। ये देखो, रिकॉग्नाइज होना एक अलग काम है, स्टार्टअप रिकॉग्निशन। और या देखो, स्टार्टअप 80 IAC टैक्स एग्जेम्पशन, अप्लाई फॉर योर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, या अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको 80 IAC मिलेगा। 4 क्राइटेरियाज है जो आपको याद रखने हैं।
पहला क्राइटेरिया है, बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं, इट शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी और एलएलपी आफ्टर 1st April 2016 and they should obtain a certificate for 80 IAC. अब जाकर आपको 80 IAC का बेनिफिट मिलेगा. आर यू एबल टू गेट दिस? यस और नो? फरीन वो 25 करोड़ अमेंड होके वो 100 करोड़ हो गया है बहुत पहले, ठीक है बेटा, तो वो अपडेट करना है. तो ये देखो रन नंबर 4, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 80 IAC. 80 IAC बूंद बूंद से घट भरेगा, एक एक रन जमा करेंगे, छोटे छोटे रन जमा करेंगे, तब जाकर आपका काम होगा. वेरी वेरी क्लियर. तो गाइस ये हो गया. अब जो सर्टिफिकेट देते हैं उसके लिए एक अलग से बोर्ड की स्थापना करिए, ठीक है ना बात? तो दैट इज इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड. ओके, जो आपको 80 IAC का सर्टिफिकेट देते हैं उसकी एक अलग बोर्ड की स्थापना करी है. उस बोर्ड के बारे में अगर आपको लिखने बोले तो क्या लिखोगे? सोचो आप. जो 80 IAC का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसके लिए हमने एक सर्टिफिकेशन बोर्ड, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड की स्थापना करी है. उस बोर्ड के बारे में अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने बोले तो आप क्या लिखोगे? थिंक अबाउट इट. Khyati, they have mentioned only LLP and company. So we'll write that only. We'll not write down partnership. Very clear. Guys, मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट लेना है 80 IAC का, 10 सालों में से 3 साल टैक्स हॉलिडे, भाई टैक्स माफ हो रहा है, बहुत बड़ी बात है. तो गाइस उस एक बोर्ड की स्थापना हुई है, उस बोर्ड के बारे में अगर आपको लिखने बोले तो आप क्या लिखोगे? बताइए. बोलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. सचिन मेहता एक्टिव दिख रहा है, बहुत बढ़िया. डीपीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका ये फुल फॉर्म है गाइस. तो अब ये देखो, सबसे पहले उस बोर्ड में 3 लोग हैं. डीपीआईटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेगा, ठीक है. फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बिहाफ पर एक बंदा रहेगा और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे एक बंदा रहेगा. ये लोग मिलकर एक बोर्ड बनेंगे, दैट इज बोर्ड ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल या इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड. वेरी क्लियर. तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेगा डीपीआईटी का एक बंदा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक बंदा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बंदा. तो उसके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और ये बन जाएंगे इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड. और ये डिसाइड करेंगे कि भाई साहब आपको हम सर्टिफिकेट दे या ना दे. वो स्टडी करेंगे आप में इनोवेशन है या नहीं है और वो डिसाइड करेंगे कि वो सर्टिफिकेट दे या ना दे. तो ये क्लियर कट है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना बात? पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, representative of department of science and technology and joint secretary of DPIIT all will come together and form interministerial board. Very very clear. भाई साहब आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, आपको बेनिफिट लेना है, यू नीड टू अप्लाई टू दी बोर्ड. बोर्ड आपसे और जानकारी और डिटेल मंगा सकता है. बोर्ड आपसे और जानकारी और डिटेल मंगा सकता है. दे कैन डिमांड मोर इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिटी. उसके बाद में बोर्ड डिसीजन लेगा इधर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. if they grant the certificate you will enjoy tax holidays for 3 years out of your 10 years. You will enjoy tax holiday for 3 years out of the 10 years. That is the certificate benefit. Are you getting this?
करेक्ट है। तो अब बोर्ड, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड जो है, इसमें कौन रहेगा? जॉइंट सेक्रेटरी डीपीआईआईटी रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ये सब बनकर एक बनेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। तो रन नंबर 5 इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड फॉर 80 IAC सेक्शन। वेरी वेरी क्लियर, छोटे छोटे रन हम जमा कर रहे हैं, ज्यादा बड़े नहीं। करेक्ट है। अब मेरा ये सवाल है, एक क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में है, मतलब एक पैराग्राफ है कि अगर कोई स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है तो सेबी ने उनके ऊपर क्या क्राइटेरियाज और क्या कंडीशंस डाले हैं। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई स्टार्टअप, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने रेगुलर बैच किया है और आपको एंजल इन्वेस्टर समझता है। एंजल इन्वेस्टर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे एग्जांपल है रतन टाटा इज वन ऑफ द बिग एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अमिताभ बच्चन इज अ बिग एंजल इन्वेस्टर। वो अपना पैसा क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना खुद का पैसा वो किस में डालते हैं, स्टार्टअप में डालते हैं, इसलिए उनको एंजल इन्वेस्टर का नाम दिया गया। वो खुद का पैसा, लोगों से पैसा लेकर नहीं डालते, खुद का पैसा डालते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर। या तो एक एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, ग्रुप ऑफ एंजल इन्वेस्टर, 4-5 एंजल इन्वेस्टर मिलके पैसा लगाते हैं। बट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, सुनना मेरी बात, करेक्ट। आप लोग सिर्फ टॉपिक का मेनू था, आप लोग क्या करो, टॉपिक का नाम लिख लो, टाइम मिल रहा तो लिखो, नहीं मिल रहा छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, एक होता है एंजल इन्वेस्टर और एक होता है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर खुद के पॉकेट से पैसा लगाता है, वेंचर कैपिटल लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और फिर स्टार्टअप में लगाता है। इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड कंपनी। एंजल इन्वेस्टर खुद का कैपिटल स्टार्टअप में लगाता है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल फंड इज लाइक अ म्यूचुअल फंड who collects money from large public and then put into startups. Are you getting this? So what is the difference between angel investor and venture capital investor? Angel investor invests own capital, venture capital fund collect money from people and then invest into the startups. My question to you is, जो स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, उस स्टार्टअप को सेबी ने क्या गाइडलाइंस दिया है, बेसिक गाइडलाइंस दिया है, बोलिए। जो स्टार्टअप्स एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं उसके लिए सेबी ने क्या गाइडलाइंस दिया है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। अरे आर यू कलेक्टिंग द रन्स? क्या आपको मजा आ रहा है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, ईमानदारी में बताइए। क्या बात है प्रियंका, वेरी गुड, फंटास्टिक आंसर। यस गाइस, तो ये क्राइटेरिया है। पहली बात, वो कंपनी 3 सालों तक अनलिस्टेड रहेगी। अगर उन्होंने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लिया है तो जब कंपनी बनी वहां से 3 सालों तक अनलिस्टेड रहेगी। उस कंपनी का टर्नओवर 250 मिलियन से कम होना चाहिए, ओके। और वो जो पैसा कलेक्ट करेगी एंजल, छोटा मोटा 1-2 लाख रुपए नहीं, मल्टीपल्स लाइक 5 मिलियन टू 50 मिलियन के रेंज में वो पैसा कलेक्ट करेंगे। समझो मेरी बात, 5 मिलियन टू 50 मिलियन के रेंज में पैसा कलेक्ट करेंगे। वेरी वेरी क्लियर। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यस, टू बी अंडरस्टैंडिंग हियर, कि जो भी पैसा कलेक्ट करेंगे वो 5 मिलियन टू 50 मिलियन के रेंज में। और अब वो एंजल इन्वेस्टर का पैसा कम से कम 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। कंपनी पहले 3 साल तक लिस्टिंग नहीं करा सकती है। कंपनी का टर्नओवर 250 मिलियन के नीचे चाहिए। डील साइज जो है वो 5 मिलियन टू 50 मिलियन के रेंज में होना चाहिए।
छोटा मोटा नहीं। और अब आपका पैसा लॉक इन हो गया है, एंजल इन्वेस्टर का पैसा लॉक इन होगा फॉर 3 years। दीज आर द क्राइटेरियाज मेंशन्ड बाय द basically the SEBI for the companies and the startups who are collecting from angel investor. Are you understanding this? Are you getting this? देखो एक बार ये। यस, आई होप आप इस चीज पे कनेक्टेड हो। रिपीटिंग अगेन, वो कंपनी 3 साल तक लिस्टिंग नहीं कर सकती है, वो कंपनी का टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा अलाउड नहीं है। वो कंपनी जो भी है 5 to 50 मिलियन तक वो डील साइज पैसा कलेक्ट करेगी एंजल इन्वेस्टर से। एंड अगर मैं बात कर रहा हूं, उनका एंजल इन्वेस्टर का पैसा लॉक इन हो जाएगा फॉर 3 years। दिस वाज द क्राइटेरिया गिवन बाय सेबी इन केस ऑफ एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्राइटेरिया ये हमने पढ़ा बेटा, ये 6 रन कलेक्ट हो गए। देखो, क्या आप 6 रन से कॉन्फिडेंट हो? देखो, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टार्टअप बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, फिर स्टार्टअप कैसे रिकॉग्नाइज होगा, स्टार्टअप का स्वेट इक्विटी शेयर की क्या कहानी है, स्टार्टअप की स्वेट इक्विटी शेयर की क्या कहानी है। करेक्ट है ना बात? ओके, उसके बाद कहीं ना कहीं Shristi is due to office hours. I'm not able to watch your revision lectures. No time, Shristi, but definitely watch it. Startups कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्वेट इक्विटी, हेडफोन लगा के काम करके देखने का कहीं ना कहीं रास्ता निकाले। तो स्टार्टअप जो स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, स्टार्टअप को 80 IC चाहिए तो क्या कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, फिर वो जो 80 IC की जो बोर्ड है उसमें कौन लोग हैं, और एंजल इन्वेस्टर का क्या क्राइटेरिया है। ये आपके छोटे छोटे 6 रन बूंद बूंद से घड़ भरेगा बेटा जी, बिलीव मी, मजा आएगा। आर यू एंजॉइंग इट? प्लीज 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 टेल मी रियलिटी इन योर कमेंट सेक्शन इफ यू आर सीरियस, एंड यस इफ यू आर रियली वाचिंग इट पुट अ लाइक बटन। आपको करना क्या है, बोलना हमें है, बात करना हमें है, एक तरफा उस तरफ से आपका रिस्पॉन्स मुझे कमेंट से ही और लाइक से ही समझेगा। वेरी वेरी क्लियर है। आप मुझे देख सकते हो बट आई कैन नॉट सी यू गाइस, कम ऑन। तो यू हैव टू पुट एन एक्टिवली समथिंग इनटू द कमेंट, और बहुत सारी इमोजी से आग लगा दो कमेंट में और लाइक ठोको यार, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, तूफान। तो अब आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए बस, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक ही रास्ता है, बाकी बकवास बातें। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आपके बुक के अंदर एक कंसेप्ट है एंजल टैक्स और एंजल टैक्स सेविंग्स एग्जम्पशन। एंजल टैक्स क्या है और एंजल टैक्स का एग्जम्पशन क्या है, ये कितने बच्चों को आता है, ये मुझे बताओ, पुट इन द कमेंट सेक्शन। बोलिए, एंजल टैक्स क्या है और एंजल टैक्स का एग्जेम्पशन क्या है, ये मुझे बताइए। और अगर आप सीरियसली सीरियसली ना, आप मजा कर रहे हो ना, आपको मजा आ रहा है ना, ये बात पहुंचनी चाहिए जनता तक, अपने प्यारे दूसरे बच्चे जो इनएक्टिव बैठे हैं उनमें पहुंचना चाहिए। मैं ऐसा पोस्ट दूंगा, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, उनको टैग करके बोलो कि मजा आ रहा है और आ जाओ, आग लगाओ। ऐसा ऐसा एस 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 एस, मैं पोस्ट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एंजल टैक्स एग्जेम्पशंस की क्या क्राइटेरिया है या क्या कंसेप्ट है? प्रतीक्षा इज टेलिंग समथिंग, राइट?
यार देखो, मैं आप जैसा साधारण आदमी था, मेहनत करके आगे बढ़ो, आप भी मेहनत करके आगे बढ़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। आई एम डैम श्योर दैट यू विल मेक योर लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी, एंड यू हैव टू वर्क हार्डर। टेल मी। बहुत बढ़िया। अच्छा, साउंड अभी क्लियर है क्या? क्या अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे एक आइडिया ले रहा हूं मैं, फिर मैं तेरे को समझा ही दूं। देखो होता क्या है, पहली बात, व्हाट इज एंजल टैक्स? एंजल टैक्स होता क्या है ये समझ लो, और फिर एंजल टैक्स एग्जेम्प्ट किसको होता है, क्या क्राइटेरिया है, समझना मेरी बात। तो लेट अस कम वन बाय वन, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। ओके, लेट मी क्रिएट अ आइडिया अबाउट इट। देखो, एंजल टैक्स होता क्या था, सपोज स्टार्टअप के शेयर का फेस वैल्यू है, स्टार्टअप के शेयर का फेस वैल्यू है, सपोज इट इज बेसिकली, हाँ, स्टार्टअप के शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, मार्केट प्राइस उसकी कीमत होनी चाहिए 200 रुपए। तो आपने वैसे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया 190 का, करेक्ट? नो सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलो अपना काम हो रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपए है, देर इज 10 रुपीज फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस इज 200 रुपीज, मतलब आज आपने वैसे भी क्या कर लिया, 190 रुपीज एक्स्ट्रा लिया, बट आज भले मार्केट वैल्यू 200 है, फ्यूचर देखते हुए हमें लग रहा है कि आपकी कंपनी का, जैसे पेटीएम, पेटीएम करो, करेक्ट है, आज पेटीएम का आईपीओ हुआ 10 तारीख को, लास्ट एप्लीकेशन डेट था, राइट? रिटेल इन्वेस्टर्स एंड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, करेक्ट है? तो गाइस, आज 10 साल पहले, 5 साल पहले, जब भी पेटीएम ने स्टार्ट किया होगा, उनको, कुछ लोगों को विजन दिखता है, कुछ लोगों को समझता है इस कंपनी की कीमत 200 नहीं है, इस कंपनी की कीमत 500 है, और दे आर रेडी टू पे मोर बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग शेयर, इवन दो टुडे करंट प्राइस इज 200, even though today's current price is 200, but people are ready to give more, that is contract price, they are ready to give 500। तो अब मुझे बताइए, आपने मार्केट प्राइस से भी ज्यादा में अपने शेयर्स को बेचा है, आपने एंजल इन्वेस्टर्स को बेचा है, जैसे रतन टाटा ने पेटीएम में पैसे लगाए, करेक्ट है, अमिताभ बच्चन ने जस्ट डायल में पैसे लगाए थे, तो उन्होंने फ्यूचर सोचा होगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए सोचा होगा इसकी कीमत 200 नहीं, आज इसकी कीमत 500 होनी चाहिए, नो डाउट ये बनेगा एक दिन, बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, उसको मद्देनजर रखते हुए दे आर रेडी टू गिव यू 500 द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यू आर सेलिंग द शेयर्स ओवर एंड अबाउट द मार्केट प्राइस, आपने मार्केट प्राइस से ज्यादा में शेयर को बेचा। तो मुझे बताइए, ये जो है, ये 300 रुपए कंपनी का कहीं ना कहीं गेन हो गया, गेन हो गया। ये आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इस पर गेन मतलब नॉट कैपिटल गेन, मतलब प्रॉफिट बोलना चाह रहा हूं मैं, ये 300 रुपए कंपनी का प्रॉफिट हो गया है, और ये डिक्लेयर होना चाहिए, करेक्ट, ये डिक्लेयर होना चाहिए इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस 300 रुपए पे जो टैक्स देना है, उस टैक्स को नाम दिया गया एंजल टैक्स, जो सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में था। तो अब मेरी बात मानना, फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट प्राइस 200 रुपए, बट लोग आज भी ज्यादा पैसा देने को रेडी है, फ्यूचर देखते हुए 500 रुपीज देने को रेडी है। तो डोंट यू थिंक कंपनी को 300 रुपए का मुनाफा हुआ है? ये 300 रुपए पर कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा, और अब इस टैक्स को बोलेंगे, जो 300 पे चार्ज होगा, एंजल टैक्स। बट अब खलबली मची, स्टार्टअप बोलने लगे यार ये तो गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये 300 रुपए आपके 5 हेड्स है इनकम टैक्स में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जितना मुझे थोड़ा बहुत याद है, ये डिक्लेयर होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिक्लेयर होता है। रिपीटिंग अगेन, रिपीटिंग अगेन, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपए, मार्केट प्राइस आज है
200 रुपए, बट लोग फिर भी 200 के ऊपर खरीदने में रेडी है. सपोज दे आर रेडी टू बाय एट 500 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दे आर रेडी टू बाय एट मोर देन अबव मार्केट प्राइस बिकॉज द फ्यूचर इज फैंटास्टिक. करेक्ट है. तो अब मेरी बात मानना, अब ये जो मार्केट प्राइस के ऊपर जो आपने बेचा है, 500 में शेयर बेचा है, आपको 300 का प्रॉफिट हुआ है. इस प्रॉफिट को आपको डिक्लेयर करना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, और इसके ऊपर टैक्स भरना होगा. उस टैक्स को हम क्या नाम देंगे? उस टैक्स को हम नाम देंगे, करेक्ट है, क्या देंगे हम? यहां पर क्लियर कट है, सिंपल बात है. हाँ, इसको हम क्या नाम देंगे? एक तरीके से हम नाम देंगे एंजल टैक्स. क्या नाम देंगे? एंजल टैक्स. वेरी वेरी क्लियर. तो अब यह देखना है, एंजल टैक्स का नाम देंगे, और अब कंपनी को 300 जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उस पर टैक्स भरना होगा, जिसको हम एंजल टैक्स का नाम देंगे. आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? यस और नो फ्रेंड्स? बट अब स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कुछ कुछ कंपनीज को एंजल टैक्स में एग्जेम्पशन दिया कि तुम टैक्स मत दो. एंजल टैक्स में एग्जेम्पशन दिया कि तुम टैक्स मत दो. वो क्या क्राइटेरिया है? एंजल टैक्स माफ करने के लिए, उस स्टार्टअप को टैक्स नहीं भरना है, उसको एग्जेम्पशन दिया है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? लेट अस सी. सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मेरी बात मानना, लेट अस चेक द क्राइटेरियाज. करेक्ट. क्राइटेरिया नंबर 1, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप चाहिए, ये तो बेसिक क्राइटेरिया. क्राइटेरिया नंबर 2, आपने 25 करोड़ से ज्यादा पैसा रेज नहीं किया एंजल इन्वेस्टर से. छोटा छोटा पैसा रेज किया. 25 करोड़ बहुत मामूली बात है. 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए मैक्सिमम रेज किया है, और आपने वो पैसा कुछ जगह पर हमने मेंशन किया, उधर इन्वेस्ट नहीं किया है. वो क्या जगह है बताऊंगा. 25 करोड़ से ज्यादा पैसा आपने रेज नहीं किया है, कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलाकर. आप रिकॉग्नाइज हो, पॉइंट नंबर 1. आप रिकॉग्नाइज हो डीपीआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड समथिंग, करेक्ट है बात, डीपीआईटी रिकॉग्नाइज हो. उसके बाद है आपने पैसा जो एंजल इन्वेस्टर्स को शेयर देने के बाद आपकी कंपनी में मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए तक का पैसा आया है, और आपने जो पैसा लाया है वो हमने कुछ लिस्ट दी है, नेगेटिव लिस्ट दी है, आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, हम तुम्हें एंजल टैक्स का एग्जेम्पशन देंगे. तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिए. जो स्टार्टअप बड़े 200-500 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया है. पहली बात, वो रिकॉग्नाइज चाहिए. दूसरी बात है, इट डज नॉट एक्सीड, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 25 करोड़. और तीसरी बात है, हमने एक नेगेटिव लिस्ट दी है, आपने उसमें पैसा नहीं लगाया है, तो आपको एंजल टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा. गाइस, कितने क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे एंजल टैक्स को एग्जेम करने के लिए? बोलिए, कितने क्राइटेरिया को फुलफिल करने पड़ेंगे एंजल टैक्स को एग्जेम होने के लिए? बताइए. Yes, तीन criteria. The first criteria is it should be a recognized startup. Second is you have raised total aggregate 25 crore including securities premium. And the third is you have not put the money in certain negative lists. Then you are getting the angel tax exemption. अब 25 करोड़ में अगर आपने पैसा वेंचर कैपिटल से लाया है तो 25 करोड़ में मत ऐड. अगर आपने फॉरेन रेसिडेंट से पैसा लाया वो 25 करोड़ में ऐड मत करो. मतलब ये 25 करोड़ सिर्फ एंजल इन्वेस्टर से आया. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक कंपनी ने 50 करोड़ लाया है, जिसमें से वेंचर कैपिटल जो है, देखो 50 करोड़ तो क्रॉस हो गया 25 से, बट वेंचर कैपिटल से 20 करोड़ आया है, फॉरेन एंटिटी से 10 करोड़ आया है, तो आइडियली आपने 20 करोड़ रुपीस एंजल इन्वेस्टर से लाया है. क्या इस कंपनी को, क्या इस कंपनी को, करेक्ट, क्या इस कंपनी को एंजल टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? हाँ या ना? बोलिए. मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल कैपिटल कंपनी में 50 करोड़ है, 20 करोड़ वेंचर कैपिटल से लाया है,
और 10 करोड़ रुपए फॉरेन एंटिटी से लाया है। अब एंजल इन्वेस्टर से 20 करोड़ ही आया, वैसे टोटल टोटल 50 करोड़ है, बट एंजल इन्वेस्टर से बेटा है जी 20 करोड़ ही आया है। क्या इस कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलेगा, हाँ या ना? बोलिए, एंजल टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, हाँ या ना? यस मिलेगा। इन शॉर्ट 25 करोड़ कैलकुलेट करते समय जो भी पैसा नॉन रेसिडेंट से आया है, जो भी पैसा फॉरेन वेंचर कैपिटल से आया है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी रेसिडेंट से और एंजल इन्वेस्टर से आया है वो ही हम कंसिडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग 25 करोड़। कौन सी चीज 25 करोड़ में आएगी और कौन सी नहीं आएगी? एग्जाम्पल क्वेश्चन, आप बताओ, इट विल बी काउंटेड और नॉट काउंटेड? अगर कंपनी वेंचर कैपिटल से पैसा लाती है, विल इट बी काउंटेड, यस और नो? अगर कंपनी वेंचर कैपिटल से पैसा लाती है, ये 25 करोड़ में काउंट होगा कि नहीं होगा? बोलिए, कमेंट के लिए वेट कर रहा हूं मैं। अगर कंपनी वेंचर कैपिटल से पैसा लाती है, वो 25 करोड़ में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड? बोलिए, बिडिंग 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 बिडिंग। हर 10 रन के बाद है ना 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, मजा आएगा। तो कोई गाना गा लेंगे या बातें करेंगे, ठीक है ना? 10-10 रन जमा करते रहेंगे, ठीक है ना? मजा आएगा। बोलिए यस। तो वही क्राइटेरिया। और एक बात, अगर आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लाके घर खरीदा, आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लाके जमीन खरीदी ऑफिस के लिए, या आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लाके किसी को लोन दिया, या आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लाके गाड़ी खरीदी 10 लाख से ज्यादा की, BMW वगैरह, आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लाके किसी और फर्म में पैसा लगाया, आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लाकर किसी और कंपनी में शेयर्स खरीदे, या आपने सोना चांदी खरीदा, भाई साहब हमने ये पैसा आपको इस चीज के लिए नहीं दिया था, हमने ये बोला था ये पैसा इनोवेशन में लगना चाहिए। आपने आप बंगला गाड़ी और सोना खरीद रहे हो, हम तुम्हें इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं देंगे, एंजल टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं देंगे अंडर सेक्शन 56। तो जो भी आपने पैसा लाया है, वो आपने वो पैसे से बिल्डिंग खरीदी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपने जो भी पैसा एंजल इन्वेस्टर से लाया किसी को लोन दे दिया है, आपने जो भी पैसा लाया है किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, आपने जो भी पैसा लाया है आपने किसी के इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, आपने जो भी पैसा लाया आपने 10 लाख से गाड़ी खरीदी, बोट खरीदा, याच खरीदा, आपने जो भी पैसा लाया आपने कैपिटल एसेट में लगाया। हाँ भाई साहब, हम बेवकूफ नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है हम आपको एंजल टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देंगे, वो पैसा इनोवेशन में लगना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लगना चाहिए। अगर आप वो गाड़ी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हो तो हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, अगर आप वो ज्वेलरी इनोवेशन में यूज कर रहे हो तो हम बेनिफिट देंगे, बट अदर देन आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हो, हम तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं देंगे, एंजल टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो गाइस, एंजल टैक्स एग्जेम्पशन के 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टाटा। Second is you have raised money maximum 25 crore including the paid up capital and securities premium. And the third criteria is you have not invested money in certain negative list. हम चाहते हैं आप इनोवेशन में पैसा लगाइए, आप बिल्डिंग, ज्वेलरी, कार में पैसा लगाओगे तो हम तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं देंगे। यस, गाड़ी वगैरह 5-6 लाख की खरीदनी पड़ती है बिजनेस के लिए, आने जाने के लिए, वो अलग बात है। आप खरीद रहे हो BMW कार, उसके लिए नहीं मिलेगा। वेरी वेरी क्लियर। तो देखो, 3 क्राइटेरियाज है, डीपीआईटी रिकॉग्नाइज चाहिए, एग्रीगेट अमाउंट 25 करोड़ से कम है, और नेगेटिव लिस्ट। 25 करोड़ में क्या इंक्लूड होगा? ओनली रेसिडेंट एंजल इन्वेस्टर मनी। अगर फॉरेन रेसिडेंट से लेकर आए हो या फिर आप वेंचर कैपिटल से लाए हो, 25 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। और आपने पैसा लैंड बिल्डिंग में नहीं खर्चा करना है, आपने पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टी में खर्चा नहीं करना है, आपने पैसा किसी को लोन देने के लिए खर्चा नहीं करना है, आपने पैसा किसी के इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं देना है,
आपने पैसा मोटर व्हीकल गैच जो बिजनेस के अलावा यूज हो रहा है, पर्सनल यूज हो रहा है, उसके लिए खर्चा नहीं करना है, ज्वेलरी में खर्चा नहीं करना है, शेयर्स में खर्चा नहीं करना है और कोई भी कैपिटल एसेट में खर्चा नहीं करना है, तो ही हम आपको एंजल टैक्स का बेनिफिट देंगे। यस अक्षता, अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन द बिजनेस ले रहे तो बात अलग है, अगर वो लोन एडवांसेस रूटीन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो बात अलग है, बट वो अदर देन दैट कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। वेरी वेरी क्लियर, उसमें लिखा है। करेक्ट। तो गाइस ये पूरा एंजल टैक्स का बहुत बड़ा रन था, एंजल टैक्स एग्जिबिशन। आई होप ये 7 रन जमा हो गए और आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूं, रीड करो। सात रन में कॉन्फिडेंट भाई, बूंद बूंद से घड़ भरेगा। जल्दी हम एंड में ना 7 डेज होने के बाद एक लिस्ट देखेंगे कि हमने कितनी सारी बातें करी है। साक्षी, आई एम नॉट श्योर बट आई ट्राई श्योरली। मजा आ रहा है क्या बच्चों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग पढ़ भी रहे हो और मजे भी कर रहे हो। नहीं तो नहीं, फिर मजा नहीं है। रो धो के बैठे हो तो मजा नहीं है, मत बैठो फिर, ऐसा हिसाब है। पढ़ रहे हो और मजे भी आ रहा है तो फिर ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इमोजी से आग लगाओ फटाफट। कम ऑन गाइस, आगे बढ़ेंगे फिर, जल्दी 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 बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत तूफान। समय डाल रहे हो तो बेस्ट आना चाहिए। यस, तो अब मैं ये बोल रहा हूं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टार्टअप्स इन कंपनीज एक्ट 2013। मैंने ये देखा है कि बच्चे 6-7 पॉइंट में से सिर्फ 2-3 ही लिख कर आ रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस गिवन टू स्टार्टअप अंडर कंपनीज एक्ट। देखो इनकम टैक्स एक्ट ने तो बेनिफिट दिया, इनकम टैक्स एक्ट ने 2 जगह पे बेनिफिट दिया है। पहली जो जगह है दैट इज बेसिकली, पहली जो जगह है दैट इज 80 आईएससी, दूसरी जगह है दैट इज एंजल टैक्स। वेरी वेरी क्लियर, करेक्ट। तो मेरी बात मानना, करेक्ट, मेरी एक बात मानना कि माय क्वेश्चन टू यू इज दैट वेरी वेरी क्लियरली कि सबसे इंपॉर्टेंटली, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, कि आपको अगर यस, ये विशाल की क्वेरी एकदम जेन्युइन है, बट वो अब मॉड्यूल में जो लिखा है वैसे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्टार्टअप्स को कहां कहां फायदा दिया गया है और स्टार्टअप्स को कहां कहां रिकॉग्नाइज किया, क्या बेनिफिट्स और क्या एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। प्लीज, देर आर 6-7 पॉइंट्स, एटलीस्ट आप 2-3 बोल सकते हो, पूरा बोल दिए तो तूफान प्रिपरेशन किया आपने, बहुत अच्छी बात है, बताइए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 ने स्टार्टअप को क्या क्या फायदे या स्टार्टअप रिलेटेड क्या क्या बातें की है, बताइए। जनरल आंसर नहीं चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 में स्टार्टअप, कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट नहीं बोल रहा हूं, कंपनीज एक्ट 2013 में स्टार्टअप रिलेटेड क्या प्रोविजंस है और भाई साहब क्या क्या आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं। पहला है बोर्ड मीटिंग, वैसे साल भर में, ठीक है ना बात, साल भर में 4 बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है, बट हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग किया इन्होंने तो भी चलेगा। As per Companies Act, in a year there should be 4 board meetings, minimum 4 board meetings. But for a startup, which is a private company,
बेसिकली उन्होंने हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग किया, मतलब साल में 2 बोर्ड मीटिंग किया तो भी चलेगा। दूसरा है एनुअल रिटर्न, सेक्शन 92 कंपनीज एक्ट सेक्शन 92 बोलता है कि एनुअल रिटर्न पे सीएस और डायरेक्टर का साइन चाहिए, बट स्टार्टअप के एनुअल रिटर्न में सीएस ने साइन किया चलेगा, अगर सीएस नहीं है तो सिर्फ डायरेक्टर ने साइन किया तो भी चलेगा। दैट इज सेकेंड बेनिफिट। पहला मैंने आपको बोला बोर्ड मीटिंग, दूसरा मैंने आपको बोला एनुअल रिटर्न। देखो एनुअल रिटर्न कहां पे डील होता है, सेक्शन नंबर 92 में डील होता है ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखो सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट करेक्ट है। तो एक जन ने साइन किया तो भी चलेगा, सीएस का खर्चा मत करो चलेगा, ऐसे गवर्नमेंट चाहती है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। और बोर्ड मीटिंग के लिए यहां पर क्लियर कट है, यहां समझना मेरी बात। मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, 173 बोलता है। 173 के तहत चेक करते हैं। मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, ये देखो मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एवरी ईयर इन सच मैनर, ठीक है ना बात। यहाँ पे वैसा 173 बोलता है 4 बोर्ड मीटिंग्स, बट स्टार्टअप ने हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनुअल रिटर्न पर डायरेक्टर और सीएस दोनों का साइन लगता है सेक्शन 92 में। और एनुअल रिटर्न जो है, मेरी बात मानना कि एनुअल रिटर्न में डायरेक्टर सीएस दोनों का साइन लगता है, बट एक ने भी साइन किया तो भी चलेगा। वेरी वेरी क्लियर। ख्याति, इट इज वन एंड द सेम, एग्जेम्पशंस प्रिविलेजेस प्रोविजन वन एंड द सेम, करेक्ट। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर, एक्चुअली यहाँ पर मॉड्यूल में अपडेट नहीं किया इन्होंने। यहाँ पर कितना मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हो, वैसे कुछ जनरली 15% होता है, बट स्टार्टअप 50% तक, 50% तक पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स का 50% तक स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है। ये स्टार्टअप को बेनिफिट दिया है 10 सालों के लिए। वेरी वेरी क्लियर है। उसके बाद डिपॉजिट्स, देखो डिपॉजिट्स के जो सेक्शंस है वो कंपनीज एक्ट में 73 से लेकर 76 ए में है। यस और नो फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट्स के जो सेक्शन है वो 73 से लेकर कहां पर है, 73 से लेकर 76 ए में है। देखो डिपॉजिट के सेक्शन है 73, 74, 75, 76, 76 ए। 73 बात करता है व्हेन यू रेज डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, एंड 76 बात करता है व्हेन यू डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ओके, तो 73 में ऐसा बोला गया है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है वो अपने मेंबर से 100% पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स का इतना डिपॉजिट रेज कर सकते हैं। 100%, जो भी आपने पढ़ा होगा, आप मुझसे ज्यादा जानते हो, कंपनी लॉ ऑफ डेप्थ में पढ़ रहे हो, तो 100% यू कैन रेज ऑफ द फ्रॉम द मेंबर्स। वेरी वेरी क्लियर है। तो ये हो गया मेंबर्स से, बट स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप्स के लिए ये 100 नहीं, ये 200 रेस करो, 300 रेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम लिमिट जो है, जनरल लिमिट है 100%, बट अगर स्टार्टअप है तो मैक्सिमम का लिमिट डाला ही नहीं है, जितना रेस करना है करो, ये कंपनीज एक्ट में उनको बेनिफिट दिया गया है। तो मैक्सिमम लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू स्टार्टअप फॉर 5 years, ये क्लियर बोला है। तो क्या स्टार्टअप 300 200% भी डिपॉजिट रेज कर सकता है, हाँ या ना? क्या स्टार्टअप मोर देन 100% रेज कर सकता है, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। देखो प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स से अप टू 100% मैक्सिमम ले सकता है, बट क्या स्टार्टअप, क्या स्टार्टअप, अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ लेट मी चेक।
अब आया स्क्रीन? यस, यस 100% से ज्यादा रेस कर सकता है। उसके बाद में आपने ये देखा होगा 73A के अंदर क्राइटेरिया दिया है कि आपको सर्कुलर बनाना होगा, सर्कुलर आरओसी के पास फाइल करना होगा, आपको मेंबर को सर्कुलर देना होगा, ये कुछ क्राइटेरिया दिए। जब आप डिपॉजिट रेस कर रहे हो तो आपको कुछ क्राइटेरिया दिया है अंडर सेक्शन 73। जब मेंबर से डील कर रहे हो तो आपने देखो 73(2)A देखो सर्कुलर बनाओ, सर्कुलर फाइल करो, करेक्ट है ना बात, आरओसी के पास। उसके बाद में मिनिमम 15% पैसा बाजू में रखो जो ड्यू हो रहा है, उसका इंश्योरेंस निकालो, करेक्ट है बात। आपने डिफॉल्ट नहीं किया है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बताओ। ये सारे क्राइटेरिया दिए इन बेसिकली ABCDEF, करेक्ट है बात। तो ABCDEF में क्राइटेरिया दिए, करेक्ट है, ABCDEF में क्राइटेरिया दिए है आपको 73 टू F के अंदर, वेरी वेरी क्लियर। ये क्राइटेरिया स्टार्टअप को फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंपनी लॉ में पढ़ते होंगे डिपॉजिट्स, उसमें ऐसा बोला है कि अगर आप मेंबर से पैसा रेज कर रहे हो तो सर्कुलर इशू करो, सर्कुलर फाइल करो, मिनिमम 15% पैसा एक बैंक के अंदर रखो जो पैसा ड्यू हो रहा है अगले साल में। उसके बाद में बहुत सारी बातें बोली है। ये सारे क्राइटेरिया जो है, करेक्ट, ये सारे क्राइटेरियाज जो है यहाँ पर क्लियर कट स्टार्टअप को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। और एक बात बोला है, अगर स्टार्टअप्स ने, मेरी बात मानना, अगर स्टार्टअप्स ने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए, कन्वर्टेबल नोट्स इशू किए, मतलब जो इक्विटी में आने वाले हैं, और जिस जो कन्वर्ट होगा 5 सालों के अंदर 25-25 लाख, ये उसके एक सिंगल एक सिंगल ट्रेंच में एक बंदा 25 लाख 50 लाख रुपए डिवेंचर में दे रहा है जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है। देखो बहुत सारे लोग पहले डिवेंचर के फॉर्म में पैसा देते, डेट के फॉर्म में, और उनको वादा किया जाता कि पैसा दो हम तुम्हें शेयर में कन्वर्ट करेंगे, कंपनी में फ्यूचर है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 25 लाख या उससे ज्यादा पैसा कन्वर्टेबल डिवेंचर के फॉर्म में देते हैं, जिसका लाइफ 5 साल के अंदर ही कन्वर्ट होने वाला है। वो डिपॉजिट नहीं ट्रीट किया जाएगा। जो डिपॉजिट आप कन्वर्टेबल इशू कर रहे हो, अल्टीमेटली वो डिपॉजिट ट्रीट नहीं होगा। ऐसे 6 प्रोविजंस है, वेरी वेरी क्लियर, ठीक है ना बात, यहां पर आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो रीड करो एक बार का, रीड करो ये। डिपॉजिट की केस में 5 इयर्स ही है, और दैट इज इन केस, जो 10 इयर्स आप बोल रहे हो दैट इज इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ये देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला बोर्ड मीटिंग, आइडियली पूरे साल में 4 होते हैं, स्टार्टअप के केस में हाफ ईयर में एक बोर्ड मीटिंग। सेकेंड है एनुअल रिटर्न, डायरेक्टर सीएस दोनों साइन करते हैं, स्टार्टअप के केस में ईदर सीएस और डायरेक्टर, सीएस का खर्चा बच गया। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर, जनरली जो भी आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम 15-25% जो भी रहेगा वहां पर कंपनी लॉ में, बट स्टार्टअप 50% तक इशू कर सकता है अप टू 10 इयर्स। फिर डिपॉजिट्स जो है, वो डिपॉजिट्स की लिमिट है कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 73 के अंदर, मेंबर से 100% ही रेज कर सकते हैं, स्टार्टअप को ये लिमिट लागू नहीं होती। फिर डिपॉजिट रेज करना है मेंबर से तो 73(2)A(B)(C)D(E)(F) ऐसे कुछ क्राइटेरियाज है, ये सर्कुलर वगैरह का, वो स्टार्टअप को लागू नहीं होता है। और अगर जो कन्वर्टेबल डेट दे रहा है, कन्वर्टेबल डिपॉजिट्स दे रहा है, जो 5 साल के अंदर इक्विटी में कन्वर्ट होगा, उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। करेक्ट है बात? अरे भाई राहुल, दैट स्वेट इक्विटी शेयर के लिए 10 साल है, बाकी सब 5 साल है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वेरी वेरी क्लियर। तो गाइस ये एक बड़ा सा रन हमने कलेक्ट किया है। लेट अस नोट रन नंबर 8, एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस अंडर कंपनीज एक्ट
2013। भाई साहब ये 8 रन बहुत तगड़े लेवल पे आपने जमा किया है। आई होप आप समझ रहे हो। वेरी वेरी क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। लेट अस टेक द नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट डिस्कशन। What are the various unconventional methods of raising fund? कौन, एक होता है कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स बाय स्टार्टअप्स? कन्वेंशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, अनकन्वेंशनल मेथड, मॉडर्न मेथड। तो कौन से मॉडर्न मेथड्स है या अनकन्वेंशनल मेथड्स है पैसा रेज करने के लिए बाय स्टार्टअप? बोलिए बोलिए। अरे 5 इयर्स है। क्या नाम है, कनिशा। अगर आपने जो भी कन्वर्टेबल नोट्स बेचे हैं और वो 5 इयर्स के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं, हम उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसा है। व्हाट आर द वेरियस अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड फॉर स्टार्टअप? गाइस आपके मॉड्यूल में 2 अनकन्वेंशनल मेथड्स दिए हैं या मॉडर्न मेथड्स दिए हैं। फर्स्ट मेथड, यस प्रतीक्षा ने सही बताया, क्राउड फंडिंग। कौन सा है? क्राउड फंडिंग। और दूसरा जो तरीका है दैट इज इनक्यूबेटर्स। करेक्ट है बात। तो क्राउड फंडिंग क्या होता है? देखो, रेजिंग स्मॉल स्मॉल अमाउंट फ्रॉम लार्ज पब्लिक। आज छोटे छोटे अमाउंट ह्यूज पॉपुलेशन से कलेक्ट करना, दैट इज क्राउड फंडिंग। और आजकल लोग डोनेशंस भी क्राउड फंडिंग के थ्रू करते हैं। वो लोग ऐड डालते हैं कि देखो ऐसे कैंसर है, कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है तो बताइए। फिर कोई 2 लाख देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 100 रुपए देगा। ऐसा करते हुए पैसा डोनेशन कलेक्ट होगा और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। रेजिंग स्मॉल स्मॉल अमाउंट फ्रॉम लार्ज पब्लिक इज क्राउड फंडिंग। बहुत सारे वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया पेजेस है जहां पर इनके बारे में बोला जाएगा। और जो भी इंटरेस्टेड है या तो डोनेट करने के लिए या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, वो जाकर अपना पैसा लगाएगा। तो दैट इज क्राउड फंडिंग। इंटरनेट हैज कनेक्टेड अस टू द लार्ज पॉपुलेशन। हम एक एक पॉपुलेशन को मिल नहीं सकते, तो हम उनके लिए वीडियोस बनाएंगे, उनके लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। हम एक उनको पूरे वीडियो में समझाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, अपने आइडिया को शेयर करेंगे। और अगर लोगों को अपना आइडिया पसंद आया, दे विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इनटू योर प्रोजेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग एक बहुत ही मॉडर्न मेथड्स है। आजकल इसके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर आप पैसा रेज करना चाह रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट की जानकारी डाल दीजिए। जिन लोगों को आपका प्रोजेक्ट पसंद आया वो आपको अप्रोच करके पैसा देंगे, दैट इज क्राउड फंडिंग। तो देखो, रेजिंग स्मॉल अमाउंट फ्रॉम ह्यूज, ये देखो यहां क्या लिखा है, raising small amount from huge population through internet in startup is called as crowdfunding. Very clear है? तो ये देखो, small amount is collected from large number of people, amount is collected through internet, entrepreneurs need to put up on profile and presentation, उनको अपना डिटेल जानकारी वेबसाइट पे डालना है with suitable images and videos. सेबी ने एक ड्राफ्ट पेपर लाया था बट उसके आगे उन्होंने कुछ लाया नहीं है गाइडलाइंस। जरूर फ्यूचर में इसका डिटेल गाइडलाइंस आने की संभावना है। तो गाइस, स्मॉल अमाउंट रेस करना, लार्ज पब्लिक से रेस करना, इंटरनेट के थ्रू रेस करना, एंटरप्रेन्योर अपना डिटेल प्रोफाइल डालता है, वो अपने प्रोजेक्ट की जानकारी डालता है, वीडियोस पिक्चर्स के थ्रू डालता है और उसको देखते हुए लोग पैसा लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंड। अब वो क्राउड शायद डोनेशन के फॉर्म में पैसा दे स्टार्टअप को, वो क्राउड शायद एज अ लोन दे दे पैसा, वो क्राउड शायद इक्विटी में पैसा लगाए, डिपेंड करता है। बट आपने पब्लिक से पैसा रेज करना थ्रू योर प्रेजेंटेशंस, दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। और दूसरा मेथड है इनक्यूबेटर्स। आज अगर आपके पास आइडिया है, बस इनक्यूबेटर में चले जाइए। इनक्यूबेटर इज लाइक अ मदर फॉर द स्टार्टअप। वो आपको सारा हेल्प, अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है तो मेरी बात मानना, इनक्यूबेटर आपको ऑफिस की जगह देगा, इनक्यूबेटर आपको पूरा लीगल एडवाइस देगा, मैनेजरियल एडवाइस देगा, ट्रेनिंग देगा, वेंचर कैपिटल से मिलाएगा, आपको पूरा रेडी करने में इनक्यूबेटर मदद करेगा। नो डाउट इनक्यूबेटर किसी को भी लेता नहीं है, बहुत सोच के लेता है किसको किसको प्रमोट करना है किसको नहीं। इनक्यूबेटर में एडमिशन मिलना ही अपने आप में बड़ा है। इनक्यूबेटर एक संस्था है जो स्टार्टअप्स को पूरा सर्विसेज देगा, ऑक्सीजन देगा, ब्लड देगा। इनक्यूबेटर एक और प्राइवेट इनक्यूबेटर्स भी है और गवर्नमेंट इनक्यूबेटर्स भी है। जनरली इनक्यूबेटर्स कॉलेजेस में है
और इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं, एक बार आप आपका आइडिया लेके चले जाओ, आपके प्रोजेक्ट को लेके चले जाओ, आपके प्रोजेक्ट में दम है तो आपको भाई साहब पूरी सर्विसेज देगा। मेरी बात मानना कि पूरी सर्विसेज देगा। हो सकता है कि आपको वो ऑफिस स्पेस दे, आपको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करे, आपको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करे, आपको मैनेजरियल स्किल प्रोवाइड करे, आपको वेंचर कैपिटल से मिलने में मदद कराए। ऑब्वियसली इंक्यूबेटर्स बहुत सारे कॉलेजेस में, आईआईएम आईआईटीज जहां पर इनोवेशंस बाहर आते हैं, यूथ कम विद सम इनोवेशन। हमें पता है कि फेसबुक भी एक कॉलेज प्रोजेक्ट ही था, जैसे बोलते हैं गूगल फेसबुक जो भी रहेगा वो एक कॉलेज प्रोजेक्ट ही था। तो यंगस्टर्स ही इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, उधर की उधर कॉलेज की कॉलेज में इंक्यूबेटर है, और उनके प्रोजेक्ट को अप्रूवल अगर मिल जाता है, उनको सारी सुख सुविधा मिलेगी और वो एक बड़ी कमर्शियल कंपनी में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। नो डाउट इंक्यूबेटर इसके लिए इन रिटर्न में कुछ शेयर्स या फीस तो लेंगे, आपसे शेयर स्टेक लेंगे आपकी कंपनी में, क्योंकि उनका इतना हक बनता है। उन्होंने आपका हाथ पकड़ के आपसे चले हैं और आपको 4 नहीं 50 कदम चलाया है, वो होता है इंक्यूबेटर। तो मॉडर्न मेथड्स में आता है क्राउड फंडिंग एंड इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर आपको देगा ऑफिस स्पेस, इंक्यूबेटर देगा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लीगल कंप्लायंस हेल्प, मैनेजरियल ट्रेनिंग, मेंटरिंग, ही इज लाइक अ मेंटर कोच टू यू, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलाना और फंड रेज करने में हेल्प करना, ये इंक्यूबेटर करता है। और अगर मैं बोल रहा हूं इंक्यूबेशन जनरली 2-3 साल तक होता है, एक बार आप डेवलप हो गए आपको छोड़ता है, नए स्टार्टअप्स पे ध्यान देता है। और इसमें एडमिशन बहुत ही टफ है, रिगरस है, एंड इसमें इन रिटर्न वो 2 to 10% शेयर आपके कंपनी में लेते हैं। दैट इज द वेरियस अनकन्वेंशनल मेथड्स अबाउट दिस, रीड दिस, देखो बेटा, चेक करो। आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका अनकन्वेंशनल मेथड। इज इट डन फ्रेंड्स? क्या आप समझ पा रहे हो? यहां पर 9 रन जमा हो गए। अनकन्वेंशनल मेथड्स, दैट इज व्हाट, क्राउड फंडिंग एंड इंक्यूबेटर्स। समझ आया आपको? क्राउड फंडिंग एंड इंक्यूबेटर्स, वेरी वेरी क्लियर। अब अगला कंसेप्ट पे आते हैं भाई। बूंद बूंद से घर भरेगा, तूफान मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मतलब बैट खेलते जा रहे हैं खेलते जा रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि जब आप वेंचर कैपिटल से या एंजल इन्वेस्टर से पैसे रेज करने जा रहे हैं, उससे पहले क्या क्या तैयारियां चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसे बोलते हैं सीरीज ए राउंड। एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेने जा रहे हो, या वेंचर अमिताभ बच्चन से पैसा लेने जा रहे हो, या रतन टाटा से पैसे लेने जा रहे हो, यार दे विल गिव यू हाफ एन आवर टू टॉक, 1 hour टू टॉक, उससे बोलेंगे भाई खत्म, हाँ या ना, करेक्ट है। तो आपको उससे पहले कौन सी बातें क्या करना है, उसको बोलते हैं सीरीज ए राउंड, सीरीज ए, फिर बी राउंड, सी राउंड। जैसे जैसे जब जब पैसा लगेगा आप उनसे पैसा रेस करते रहोगे, वो राउंड बोलेंगे, ए राउंड, बी राउंड, सी राउंड। तो वो टाइम पर क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले सीरीज ए राउंड में जाने से पहले आपको पूरा आपका तैयारी होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट किसको बेचेंगे,
ये प्रोडक्ट क्यों लोग खरीदेंगे, कौन सा टारगेट ऑडियंस है, कितना रेवेन्यू आने के चांसेस है, हमारा प्रोडक्ट फिट क्यों है, क्यों लोग पसंद करेंगे, इसकी पूरी ग्राउंड तैयारी आपकी होनी चाहिए। और आपका सीरीज है राउंड दिसंबर में, और दिसंबर में कर रहे हो ऐसा नहीं, दिसंबर में राउंड है, कम से कम 8-9 महीने पहले तैयारी आप करो तो दिसंबर में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी 6-7 महीने पहले से होती है। तो वैसे ही सीरीज ए राउंड के लिए यू शुड बी प्रिपेयर एंड यू शुड स्टार्ट लिटिल अर्ली। उसके बाद आप जहां जहां जा रहे हो, आप आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, नेटवर्किंग, जिस जिस लोगों से मिल सकते हो, जिन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो उनसे मिलकर आओ, नेटवर्किंग करो, क्या पता कि कौन किधर क्या काम है। वेरी क्लियर है। और प्रैक्टिस योर पिच बिफोर गोइंग टू डायरेक्टली टू मीट रतन टाटा। उससे पहले जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है उनसे मिलो, उनको बताओ अपना आइडिया, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सवाल उठा रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट मैच में मत उतरो, वार्म अप करो। करेक्ट है ना बात, छोटे मैचेस खेलो फिर फाइनल मैच खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि ऑलरेडी जिसने पैसा रेज किया है उससे मिलकर आ जाओ, हो सकता है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर से मिलकर आओ, शायद उनसे कुछ फीडबैक मिले। करेक्ट है बात। प्रैक्टिस योर पिच, तैयारी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली सीरीज राउंड में मत उतरना। उसके बाद में फंड रेजिंग मोमेंटम, एक के भरोसे मत रहो, जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, एक बंदा दिख रहा है शायद पैसे लगाने को रेडी है बट भरोसा नहीं है, जा जाके पैरेलली 10 लोग और मिलकर आओ, क्या पता कि कौन रेडी हो जाए। डोंट स्टॉप द मोमेंटम, कीप ऑन गोइंग एंड मीट पीपल टू रेज फंड। एंड मार्केट प्रैक्टिस के नीचे मत आना, मतलब मार्केट में बोलते हैं कि आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का वर्थ है, पैसे मिल रहे हैं, आप 50 करोड़ में एग्री हो गए, स्टैंडर्ड मार्केट प्राइसेस जो है उसको फॉलो करो, गिराओ मत अपने स्टैंडर्ड्स को। मैं बहुत बार क्लाइंट्स को बोलता हूँ, दे टेल मी सर आपकी फीस ज्यादा है, बाकी लोग तो कम में कर रहे हैं। सर ठीक है ना, वो कचरे के भाव में कर रहे हैं, उनको करने दो, मैं तो नहीं कर सकता, आई कैन नॉट लोअर माई स्टैंडर्ड्स। वेरी क्लियर। तो जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है उसे फॉलो करो, गेट राइट डील। ए राउंड में करेक्ट डील मिलना जरूरी है, क्योंकि ए राउंड के बेसिस पर बी और सी में क्या मिलेगा वो डिसाइड, ए राउंड एक बेंचमार्क बनेगा, उसके बेसिस पे आगे के राउंड्स डिसाइड होंगे। और चाहिए तो प्रोफेशनल हायर करो, कंपनी सेक्रेटरी हायर करो, जो वो पूरा हेल्प करे। और पेपर वर्क रेडी रखो, दे रिक्वायर बैलेंस शीट, डॉक्यूमेंटेशन, सब रेडी रखो। एंड पहले राउंड में 10-15-20% एक्स्ट्रा रेस करने का टारगेट करो, क्या पता नेक्स्ट राउंड में फिर हम अगर एक्स्ट्रा पैसा आज ही मिल जाए तो अगले राउंड में कहीं ना कहीं अपनी वो डिफिकल्टी रेज नहीं होगी। मेरी बात मानना। तो ये देखो, बी सीरीज ए रेडी, ready with your data, ready with your project. Second, start early. Third, keep on networking, keep on meeting people. Practice your pitch. Okay, practice the ground reality. Create fundraising momentum. जा जा एक के भरोसे मत रहो, मल्टीपल लोगों से मिलो, स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस फॉलो करो। ओके, उसके बाद राइट डील मिलना बहुत जरूरी है, सीएस हायर करो, और पेपर वर्क तैयार होना चाहिए। और चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पैसा रेस करो, अगले राउंड में तकलीफ ना हो। वेरी क्लियर। तो ये पॉइंट्स एक बार चेक करो। आई होप यू आर रीडिंग इट। ख्याति बोल रही है सर सीरीज ए बी सी 3 बार पैसे पासी राजी रेस करना होता है।
ऐसा नहीं है, जब जब पैसा लग रहा है आप जा जाके पैसा, आज सब एग्जाम्पल है, आज ही बोलोगे 2000 करोड़ दो, वो बोलेंगे आज क्यों चाहिए पैसा, आज 500 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ लो, अगले टाइम जब 500 करोड़ हो जाएंगे फिर देंगे। आप पूरा पैसा एक दिन में थोड़ी ना रेस कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना पैसा जैसे जैसे काम होगा। समझो मेरी बात। आज आज 2000 करोड़ की क्या जरूरत है, वो बोलेंगे आज आज 2 साल में तो 500 करोड़ ही चाहिए, तो 500 करोड़ लो, बाकी का बाद में देंगे, बोले बाद में की बात बात में, वो थोड़ी ना पैसा देंगे आपको आज। करेक्ट। तो इसलिए अलग अलग राउंड्स के थ्रू, अलग अलग मीटिंग्स के थ्रू पैसे रेज होते हैं। वेरी क्लियर। इज दिस क्लियर ख्याति? Tell me friends, is everyone connected? Yes. So this was about things to know to raise series A round. This is 10 run, 10 run जमा हो गए. Things to know to raise fund in series A round. बहुत बढ़िया. 10 रन जमा हो गए हैं, मजा आ गया है. अब एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्रा के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहली बात, माइनर मुद्रा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, पर्सनल रीजंस के लिए, शादी है, घर में हॉस्पिटलाइजेशन है, उसके लिए मुद्रा अप्लाई नहीं हो सकता है। तीसरी बात है, पुराने बिजनेसेस के लिए मुद्रा नहीं, सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए, जो सब्जी मंडी, सब्जी का स्टॉल डालना चाह रहा है, कोई ऑटो चलाना चाह रहा है, कोई आइसक्रीम की दुकान डालना चाह रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर डालना चाह रहा है, जो नए बिजनेसेस है उनके लिए मुद्रा मिलेगा, छोटे बिजनेसेस के लिए मिलेगा, और कमर्शियल पर्पस के लिए मिलेगा, पर्सनल रीजन के लिए नहीं मिलेगा। तो पहली बात समझो, आप माइनर नहीं होने चाहिए, 18 प्लस चाहिए, कमर्शियल रीजन से आपको मुद्रा मिलेगा, पर्सनल रीजन से नहीं मिलेगा। और मेरी बात मानना, करेक्ट है बात, न्यू बिजनेसेस के लिए मिलेगा और स्मॉल बिजनेस के लिए नहीं मिलेगा। सर 10 रन कंप्लीट हो गए सर, सॉन्ग, अरे एक बच्चा सॉन्ग बोल रहा, थोड़ी ना गाऊंगा मैं, ठीक है ना बात, थोड़ा भाव तो खाऊंगा, आई थोड़ा एटीट्यूड तो दिखाओ। तो अब ये देखो, दैट इज मुद्रा का क्राइटेरिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये मुद्रा है, और मुद्रा कार्ड, ठीक है, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह है, एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लो, या पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, उसमें स्वैपिंग कर लो, जो भी आपको खरीदना है, रॉ मटेरियल, आप आइसक्रीम पार्लर डाल रहे हो तो आपको फ्रिज खरीदना है, आपको आइसक्रीम खरीदने हैं, तो वो आप स्वैप करो या कैश विड्रॉ करके स्पेंड करो, तो ये होता है मुद्रा कार्ड। वेरी वेरी क्लियर। तो मुद्रा का बहुत बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना बात। तो इस तरीके से ये चैप्टर को हम अलविदा कहते हैं, मुद्रा कार्ड सिर्फ हम लिखते हैं यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे। 11 रन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आर यू विथ मी, यस और नो? हाँ, थोड़ा भाव मिले, अभी 2-3 बच्चों ने बोल दिया, तो अब तो गाना बनता ही है। गाना जब बोलते हैं ना, मुझे रात सर की याद आ जाती है, वो मतलब तूफान आदमी, एकदम तूफानी है। चलो ठीक है, बहुत कॉमन सॉन्ग्स है, 3-4 गाने हम टीचर लोग की आदत है, हर टीचर 4-5 गाने रन करके आ जाता है और वही गाना गा लेता है, ठीक है ना बात। तो मैं भी वही गा लेता हूँ, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई एम्बुलेंस वगैरह तैयार रहना, किसी को कान फट जाए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना है कि एम्बुलेंस की तैयारी रख लेना, ठीक है, चलेगा। तो मैं गाना गा रहा हूँ। गाना ये है, अरे मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, तुमको भुलाऊं कि पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितार से सजाऊं, अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। चलो आगे बढ़ेंगे। तो 11 रन सेलेक्ट हो गए। अब हम आते हैं अगले चैप्टर की ओर, दैट इज बिजनेस कोलैबोरेशन। चैप्टर 9 स्टार्टअप के बारे में था, अब मैं आ रहा हूं बिजनेस कोलैबोरेशन, दैट इज बेसिकली चैप्टर नंबर 10। एंड यहां से हम कुछ रन कलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बिजनेस कोलैबोरेशंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना बात।
तो आई नो बहुत बेसुरा गाया है, जबरदस्ती की इमोजी भेज रहे हो मजाक कर रहा हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सादा आदमी हूँ यार मैं, सिंपल हूँ, बस मजे में हूँ जिंदगी, बस खुश हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, तो अब आते हैं बिजनेस कोलैबोरेशन। ये पैराग्राफ पिछले टाइम पे ऐड हुआ था आपके मॉड्यूल में। दैट आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशंस? 5 टाइप्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन। पहला है हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, वर्टिकल कोलैबोरेशन, इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर एंड इक्विटी। अरे मजाक कर रहे हो, अभी नहीं सब आता है, बच्चे तूफान है आजकल, टैलेंटेड है यार हमसे ज्यादा। हम तो यार आप लोग से कितने बड़े हैं कंपैरेटिवली, ठीक है ना, दिल से जवान है बट वैसे बड़े हैं। तो अब आप लोग तो और टैलेंटेड हो यार, कम ऑन। जितना आगे वाला जनरेशन आ रहा है ना, अरे मेरा पिल्लू, मेरा बच्चा जो है वो अलग तूफान है, मतलब भले छोटा है तो वो आगे वाली जनरेशन बहुत अलग है। क्या बात है वीरता, बहुत बढ़िया। सादगी में है बहुत ताजगी, वाह। चलो फालतू सा बोला कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन? देयर आर 5 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, जॉइंट वेंचर, इक्विटी। वोडाफोन आइडिया, ये कौन सा कोलैबोरेशन? वोडाफोन आइडिया, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, वर्टिकल हुआ, इंटरसेक्शनल हुआ या जॉइंट वेंचर हुआ? बताइए। नहीं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंटरसेक्शनल, बताइए कौन सा कोलैबोरेशन हुआ? सचिन बोल रहा है हॉरिजॉन्टल हुआ। वो हॉरिजॉन्टल भी हुआ और यहां पर मेरी बात मानना, जॉइंट वेंचर भी हुआ है। मतलब वोडाफोन कंपनी और आइडिया कंपनी ने मिलकर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बनाया, एक तो नई एंटिटी बने, करेक्ट है, तो वो जॉइंट वेंचर में आ गया, मतलब एक तरीके से। प्लस वो सेम फंक्शनल एरिया में थे, वोडाफोन भी टेलीकॉम में था और आइडिया भी टेलीकॉम में था, ये दोनों भी सेम एरिया में थे। इसे बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। दो सेम काम करने वाले साथ आ जाते हैं, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। दो प्रैक्टिसिंग फर्म साथ में आ गए, दैट इज हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब सेम फंक्शनल एरिया वाले लोग साथ आ जाएंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। बट माइक्रोसॉफ्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट और एचपी लैपटॉप साथ में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और एचपी लैपटॉप्स वाले साथ में आ जाते हैं, ये कौन सा कोलैबोरेशन है? सेम फंक्शनल एरिया और डिफरेंट फंक्शनल एरिया। देखो माइक्रोसॉफ्ट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देता है एचपी को, एचपी उसे यूज करता है, तो ये अपवर्ड, ये एक वेंडर है, ये बायर है, ये जब साथ में आ जाते हैं इसे बोलते हैं वर्टिकल कोलैबोरेशन। जैसे कोचिंग और बुक प्रिंटिंग, ये दो अलग अलग काम, बट कोचिंग का बुक प्रिंटिंग से लेना देना है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इंटीग्रेशन, करेक्ट है बात? तो ये होता है वर्टिकल कोलैबोरेशन, ये होता है वर्टिकल कोलैबोरेशन। वेरी वेरी क्लियर, करेक्ट है बात? उसके बाद में इंटरसेक्शनल, जो बेसिकली अलग अलग एरिया में बट एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आजकल आप बैंक्स में जाते हो ना, तो क्या करते हैं वो लोग, जैसे एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में चले गए तो वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और मैक्स लाइफ एचडीएफसी को प्रमोट कर रहे हैं। दोनों अलग अलग, ये इंश्योरेंस में या बैंकिंग में है, बट ये दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, अलग अलग फंक्शनल एरिया के लोग साथ में आते हैं एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, दैट इज इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। और जब आप एक एंटिटी बना देते हो तो दैट इज बेसिकली क्या बोलोगे आप इधर, जॉइंट वेंचर। और आपने किसी कंपनी में कुछ नॉमिनल शेयर्स खरीदे, जैसे फेसबुक ने रिलायंस के अंदर, एक रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 10% शेयर खरीदे, बस आपने इक्विटी खरीद के रखा है, ठीक है, माइनर इक्विटी खरीद के रखा है, उसे बोलेंगे इक्विटी। वेरी वेरी क्लियर। तो गाइस देखो, सेम काम वाले साथ में आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल, जब आपके सप्लायर या कस्टमर साथ में आ जाते हैं दैट इज वर्टिकल, जब दो अलग अलग काम वाले साथ में आ जाते हैं इंटरसेक्शनल, जब वो एक अलग कंपनी बनाते हैं दैट इज बेसिकली जॉइंट वेंचर, और कोई एक दूसरे में
माइनर शेयर खरीद लेता है, दैट इज बेसिकली क्या होगा, इक्विटी। 11 नहीं अब 12 रन कवर अप हो गए, देखो एक बार। गाइस हैव यू डन दिस? समझ आया आपको? तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन, वेरी वेरी क्लियर। लेट अस नोट डाउन दिस, हम अपने रन्स में लिख लेते हैं भाई। ये एंड में एक बड़ी लिस्ट बनी, टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशंस, वेरी वेरी क्लियर। 12 रन हो गए, ओके। बहुत सारे रन जमा करना है अपने को। अब एफडीआई पॉलिसी, आपके बिजनेस कोलैबोरेशन में कुछ बोली गई बातें हैं। क्या बोला है? कुछ जनरल बातें बोली हैं और कुछ एफडीआई पॉलिसी में कुछ जनरल बातें बोली हैं कि अगर कोई, करेक्ट है ना बात, इंडिया में पैसा लगाना चाह रहा है, ठीक है, ये ईबीसीएल के अंदर तो है मॉड्यूल 2 में, बट मॉड्यूल 1 में कुछ पैराग्राफ दिया है टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस में। लाइक आज सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ने मिलकर विस्तारा एयरलाइंस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एफडीआई करके काम कर रहे हैं, दिखाता हूं मैं आपको। टाटा ग्रुप चार्ट, टाटा ग्रुप चार्ट, ये देखो, ये चार्ट अगर आप देखोगे ना, इस चार्ट के अंदर, इस चार्ट के अंदर ये देखो, ये टाटा का पूरा कारोबार है। इस टाटा के कारोबार में टाटा ऐसा है, सिंगापुर एयरलाइंस, ये दोनों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर किया है, इक्विटी किया है और इन्हें विस्तारा एयरलाइंस रन कर रहा है। टाटा ने तो एयर इंडिया भी खरीद लिया, वो अलग बात है। बट ये देखो, ये एक तरीके से क्या है, यहाँ पे टाटा ऐसा है, सिंगापुर एयरलाइंस। अब यहाँ पे एफडीआई हो गया क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस इंडिया में पैसा ला रहा है। तो जो भी एफडीआई इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स ला रहा है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। एक है जनरल रिस्ट्रिक्शंस और एक है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस। मैं आपको बता रहा हूं, ये दो अलग टॉपिक होते हैं। एफडीआई जनरल रिस्ट्रिक्शंस और एफडीआई स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस। एफडीआई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस। गाइस तो अब ये देखो क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या है कहानी, जनरल क्या है, स्पेसिफिक क्या है। पहले स्पेसिफिक पढ़ लेते और फिर जनरल पे आ जाते हैं। स्पेसिफिक मतलब एग्जैक्टली द सेम। अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन और पाकिस्तानी कंपनी इंडिया में एफडीआई कर रहा है, भाई साहब अपना प्यार तो बहुत ही है, वैसे भी आप सभी जानते हो कि हमारा और पाकिस्तान का लगाव बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन और पाकिस्तानी एंटिटी इंडिया में पैसे ला रहा है, ना मुन्ना ना, ऑटोमेटिक रूट ने तुझे गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा। गवर्नमेंट तेरी जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद ही तू पैसा लगा सकता है। और पाकिस्तान इंडिया के डिफेंस में कभी भी एफडीआई नहीं कर सकता है। स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में तो कोई नहीं कर सकता है। वैसे भी ये सब जगह पर नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। तो जो भी पाकिस्तानी सिटीजन है और जो भी पाकिस्तानी कंपनियां हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है, वो इंडिया में एफडीआई करना चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट के रास्ते से आना होगा। और मेरी बात मानना, वो इंडिया के डिफेंस में, इंडिया के स्पेस में, इंडिया के एटॉमिक एनर्जी में तो कर ही नहीं सकते हैं। हमारा सिक्योरिटी कंसर्न इन्वॉल्व हो जाता है। अगर
उसके बाद पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, सब नेबरिंग कंट्रीज हैं। क्योंकि क्या होता है, सिक्योरिटी कंसर्न रोल है। बांग्लादेश का कोई नागरिक इंडिया में एफडीआई करना चाहता है या बांग्लादेश की कोई कंपनी इंडिया में पैसे लगाना चाहता है, रुको भाई साहब, आपको भी गवर्नमेंट रूप से आना होगा, आपकी जांच पड़ताल गवर्नमेंट करेगा, उसके बाद ही आ सकते हैं। उसके बाद में नेपाल भूटान भी हमारी नेबरिंग कंट्री, उनको हमने थोड़ी आजादी दी है। नेपाल भूटान के खुद जो नागरिक हैं या हमारे इंडिया के लोग जो नेपाल भूटान में रहते हैं, एनआरआई इन नेपाल भूटान, नेपाल भूटान के नागरिक या हमारे इंडिया के जो लोग नेपाल भूटान में रहते हैं, वहां के रेसिडेंट है, वो लोग इंडिया में एफडीआई कर सकते हैं। बट एक ही कंडीशन है, फ्री फॉरेन एक्सचेंज लाना होगा। जो करेंसी वाइडली एक्सेप्टेड होती है, यूएसडी, डॉलर्स, ये फ्री फॉरेन एक्सचेंज बहुत जल्दी कन्वर्ट होती है, उसी में आप कोई अगड़म शगड़म करेंसी में पैसे लाओगे तो नहीं चलेगा। फ्री फॉरेन एक्सचेंज में लाना होगा तो आप पैसे लगा सकते हो, रीपैट्रिएबल बेसिस पे लगा सकते हो, लगाओ और लेकर जाओ, कोई मना नहीं है, बट फ्री फॉरेन एक्सचेंज में ही पैसे लगाने होंगे। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई, जैसे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कंपनीज, जैसे फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो लोग इंडिया में लगाना चाहते हैं। हर एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैक्सिमम एक कंपनी में 10% लगा सकता है, और सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मिलाकर एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 24% लगा सकता है, इंडिविजुअली 10%। एग्जांपल के तौर पे रिलायंस के अंदर अमेरिका की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो पैसे लगाना चाहता है, मैक्सिमम कितना परसेंट लगा सकता है बताइए, मैक्सिमम कितना परसेंट लगा सकता है बताइए। क्या आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अगर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे लगाने हैं, मैक्सिमम 10%, और 3-4 म्यूचुअल फंड कंपनी मिलाकर मैक्सिमम 24% लगा सकते हैं। अगर उनको 24% से ज्यादा लगाना है तो उस कंपनी जिसके अंदर बाहर का पैसा लगा है, वो कंपनी को पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, उनको जनरल मीटिंग रखकर मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, और आरबीआई को प्रायर जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही वो 24% से ज्यादा अलाउ करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, परदेसी परदेसी जाना नहीं, पैसे लाना और 10% तक लाना, अरे सब लाए तो 24% लगाना, और 24% से ज्यादा रुको रे भाई, परमिशन लेनी होगी बोर्ड की, मेंबर्स की, आरबीआई की, फिर आपको अलाउड होगा, वॉट एवर बकवास। तो अब मेरी बात मानो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अकेला 10% लगा सकता है, सब लोग मिलकर एक कंपनी में मैक्सिमम 24% लगा सकते हैं, और अगर 24% 24% से ज्यादा लगा रहा है, भाई साहब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और आरबीआई से प्रायर इंटीमेशन जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही वो पैसे लगा सकते हैं। क्या आप समझ में आ रहा है बेटा जी? हाँ या ना? अरे समझत है का ना समझत है, अरे आवत है का ना आवत है, अरे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आवत समझत है का ना समझत है, समझत है ना? यस। उसके बाद में फॉरेन, परदेसी वेंचर कैपिटल कंपनी, हु इज अ वेंचर कैपिटल कंपनी? जो वेंचर कैपिटल कंपनी सिर्फ स्टार्टअप्स में ही पैसा लगाते हैं, वेंचर कैपिटल कंपनी सिर्फ स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं, दैट इज फॉरेन वेंचर कैपिटल कंपनी। वेरी वेरी क्लियर। तो फॉरेन वेंचर कैपिटल कंपनी जो है वो इंडिया में पैसे लगा सकते हैं, इंडिया के स्टार्टअप में पैसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बेटा जी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम है भाई, इंडिया में इनोवेशन पे पैसा लगा रहे, मोस्ट वेलकम। बट रुको भाई, इंडिया के अंदर आके सेबी के पास रजिस्टर हो जाओ, तुम्हारी पूरी कुंडली चिट्टा सेबी के पास होनी चाहिए, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक रूप में आ गए और वो 100% पैसा लगा सकते हैं, जितना भी पैसा है उनके पास
पूरा लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है। वेरी वेरी क्लियर। तो गाइस देखो, पाकिस्तान सिटीजन, पाकिस्तान एंटिटी, गवर्नमेंट रूट, कैनॉट इन्वेस्ट इन डिफेंस। बांग्लादेश सिटीजन, बांग्लादेश एंटिटी, गवर्नमेंट रूट। उसके बाद में नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन नेपाल भूटान एंड सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान रिपैट्रिएबल बेसिस लगा के लेके जाने का कर सकते हैं, हम उनको रुकेंगे नहीं, बट सिर्फ फ्री फॉरेन एक्सचेंज में लगाना होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है भाई साहब 10% पर पर्सन, 24% टोटल, और 24% से ज्यादा लगाना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आरबीआई का माथा टेको, उसके बाद ही पैसे लगा सकते हैं। और फॉरेन वेंचर कैपिटल कंपनीज इंडिया के इसमें लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सेबी के पास रजिस्टर्ड हो जाए, ऑटोमेटिक रूप में लगा सकते हैं और 100% पैसा लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख लो एक बार, ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है। थैंक यू वीरता। रिपैट्रिएबल बेसिस मतलब आए हो तो फिर ये ना, फिर जा सकते हो, पैसे लगाए हैं ले जा सकते हो, हम आपको रोकेंगे नहीं। आप मेहमान हो, आप लगाइए, और अगर आपको जरूरत पड़ा आप लेकर जाइए। रिपैट्रिएबल बेसिस, टेम्पररी बेसिस, वेरी ट्रू तन्मय, करेक्ट। अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द जनरल क्राइटेरियाज? अगर कोई इंडिया में पैसे लगाना चाहता है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, वापस बता दो, फॉरेन वेंचर वाले जो है, जो स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं, वो इंडिया के स्टार्टअप में भी लगा सकते हैं, बट उनको सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा। एक बार रजिस्टर हो जाए, ऑटोमेटिक रूप गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा, और वो जितना भी पैसा है वो पूरा पैसा लगा सकते हैं। ओके, अब हमारा जनरल रिस्ट्रिक्शन है। एफडीआई अलाउड है इन कंपनी फॉर्म में पैसे लगाओ, बाहर फेसबुक ने रिलायंस में पैसे लगाए, एफडीआई अलाउड है एलएलपी में लगाओ। 2015 तक, नवंबर 15 तक एफडीआई वाज नॉट अलाउड इन एलएलपी, इंडियन एलएलपी। अगर मैंने एलएलपी बनाया और एक फिरंगी को मैं बोल रहा हूं इन्वेस्ट कर, नहीं चलता था। बट 2015 के बाद, आफ्टर नवंबर 2015, नाउ द फॉरेनर्स कैन आल्सो डू एफडीआई इन एलएलपी। एंड अगर एक फॉरेन वेंचर कैपिटल इंडिया के वेंचर कैपिटल में पैसे लगाना चाहता है, लगा सकता है। बट अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंडिया के पार्टनरशिप फॉर्म में लगाना चाहता है, नहीं, उनको उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अगर फॉरेन एंटिटी इंडिया में सोल प्रोप्राइटरी करना चाहता है, रुको भाई साहब, उसके भी कुछ क्राइटेरिया है। फॉरेन एंटिटी सोसाइटी में लगाना चाहते हैं, रुको भाई साहब। फॉरेन एंटिटी ट्रस्ट में लगाना चाहता है, नॉट अलाउड, बट कुछ ट्रस्ट को अलाउड है। सुनो, एक बिल गेट्स, मैं हमेशा बोलता था, ईबीसीएल में बोलता था, बीजी बीजी बिल गेट्स, बीजी भाई साहब कंपनी फॉर्म में एफडीआई करना चाहते हैं, मैको लिमिटेड में पैसे लगाना चाहते हैं, बीजी भाई साहब मैको एलएलपी में लगाना चाहते हैं, अलाउड है, पहले अलाउड नहीं, 2015 से पहले। और बीजी भाई साहब की एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, वो इंडिया के वेंचर कैपिटल कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, अलाउड। बीजी भाई साहब इंडिया के ट्रस्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, नॉट अलाउड, बट कुछ ट्रस्ट अलाउड है। और बीजी भाई साहब अदर एंटिटीज में लगाना चाहते हैं, नॉट अलाउड। तो देखो, एफडीआई इज अलाउड इन कंपनी विच इज मोस्ट प्रेफर्ड इन एलएलपी। Foreign investor in LLP was not permitted before 2015, now are allowed subject to certain restrictions. Foreign venture capital allowed to contribute to Indian venture capital, yes. Foreign company not allowed to invest in trust, but there are exceptions. And foreign company are not allowed to invest in other types of entities, but exception, REITs, real estate investment trust,
अरे देखो, बाहर से पैसा रिट्स में आएगा और रिट्स रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा। क्या इंडिया में बहुत सारा रियल एस्टेट डेवलप होगा? बाहर की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाते हैं उनमें लगाएगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, डेरिवेटिव मार्केट, जो एआईएफ क्या करता है, लोगों से पैसा लेता है और अदर देन इक्विटी में पैसा लगाता है। अल्टरनेटिव फंड्स मतलब डेरिवेटिव्स, ये फ्यूचर ऑप्शन, समझो मेरी बात। तो गाइस, अगर कोई फिरंगी रिट्स में पैसा दे रहा है, अगर कोई फिरंगी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा दे रहा है, अगर कोई फिरंगी एआईएफ में पैसा दे रहा है, चलेगा। इसके अलावा कोई ट्रस्ट में दे रहा है, नहीं चलेगा। वेरी वेरी क्लियर। अगर कोई फिरंगी रिट्स में दे रहा है, रिट्स बहुत सारा रियल एस्टेट डेवलप करेगा। अगर कोई फिरंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। और अगर कोई फिरंगी एआईएफ में दे रहा है, वो डायरेक्ट इक्विटी के ओनर नहीं बन रहा है, वो तो सिर्फ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और डेरिवेटिव मार्केट के ओनर बन रहा है, उनका डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं कंपनी में, तो वो चलेगा। इसके अलावा नहीं चलेगा। दीज आर द जनरल रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर द जनरल रिस्ट्रिक्शंस। चेक करो। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने 14 रन कलेक्ट किए। करते जाएंगे करते जाएंगे, 100+ हम उम्मीद करेंगे। और आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर कनेक्टेड, यू आर टेकिंग द बेनिफिट। ये 14 रन नोट डाउन करो, हमने इतने सारे किए, ये लिस्ट बढ़ते जाएगी। करेक्ट है बात, ये लिस्ट को ऐड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आगे आगे चलते रहेंगे। ठीक है ना बात? और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है, जरूर पक्का अपने एक आधा मस्त स्क्रीनशॉट लेके टैग कर देना कि बच्चों को समझे तो लेक्चर में आए। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है ना बात? बाकी मैं मेरा सोशल मीडिया पे पर्सनली ज्यादा रहता हूँ, वेरी क्लियर। तो टू बी वेरी फ्रैंक, तो टैग मी आल्सो, आई कम टू नो एंड पुट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, नॉट इन द चैट सेक्शन, will be valuable. Let's catch tomorrow again and let's score more runs in the Century series. Thanks a lot, guys. Jai Hind. Bye bye. Take care. Shabba khair. Thank you. Bye bye. Waiting for your comments in the comment section.